हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 2 वर्ड विचार का कुछ परिचय हम पहले वीडियो में दे चुके हैं। अब आगे वर्णमाला के भेद के बारे में जानिए। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। यानी स्वर एक स्वतंत्र व्यंजन होते हैं, उनमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। ये 11 होते हैं, यानी इनकी संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए स्वरों के भी कुछ भेद होते हैं। जैसे दो भेद होते हैं, एक हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर क्या होता है? यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष। हर्ष का मतलब छोटा भी होता है और दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। इनकी संख्या 4 है। 4 प्रकार के होते हैं, अ, आ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। संस्कृत से एक स्वर हिंदी को प्राप्त हुआ है जिसे री चिन्ह में लिखा जाता है। हिंदी में स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया है। हिंदी भाषा भाषी इसका उच्चारण र प्लस यानी री के रूप में करते हैं। अतः इसका प्रयोग केवल उन शब्दों के लिखने के लिए किया जाता है जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, जैसे ऋषि, ऋतु, कृपा आदि। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आप देख रहे हैं उच्चारण करते समय अधिक समय लग रहा है और हमें प्रयत्न भी अधिक करना पड़ रहा है। अब आप स्वरों के विषय में जान चुके, अब व्यंजन के विषय में जानिए। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुंह में वायु के रास्ते में रुकावट, अवरोध आती है, यानी अवरोध का मतलब होता है रुकावट। जब मुंह में हम किसी ध्वनि को निकालने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी रुकावट आती है, तो ऐसी ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। इसके अलावा व्यंजन का स्वतंत्र रूप से उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जाता है। अब देखिए उसके विषय में कुछ मेन टॉपिक लिखे गए हैं। जैसे स्वरों की सहायता से उच्चारित उन ध्वनियों के व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलते समय मुंह के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है तथा जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्वरों की मदद से ही होता है। अब व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद, यानी किस प्रकार हम उच्चारण किस स्थान से करते हैं। जैसे हम मुंह में हमारे कई स्थान होते हैं, ओष्ठ होती है, जिह्वा होती है, तालु होता है, ठीक है, मूर्धा होता है, दंत होता है। तो ऐसे हम कहाँ से किस शब्द का किस अक्षर का उच्चारण कर रहे हैं इसको अब बताया जाएगा। व्यंजन का उच्चारण मुंह के विभिन्न अवयवों, कंठ, तालु आदि के आधार पर किया जाता है। अतः व्यंजनों को मुख्यतः तीन रूपों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके वायु का स्थान रोकती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पीछे मैंने स्पर्श व्यंजनों के बारे में बताया है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आप देखिए क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंगा। इसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जिह्वा कंठ को छू रही है, इसीलिए इसका स्थान कंठ है और वर्ग का नाम कंठ्य है। च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, या इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा तालु को छूती है, इसलिए इसे हम तालव्य कहते हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ़ एक मूर्धा स्थान बोला जाता है जो कंठ और तालु के बीच में होता है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा
मूर्धा को छूती है, इसलिए हमें इसे मूर्धन्य कहते हैं। त वर्ग, त थ द ध न, इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांत को छूती है, इसलिए इसे हम दंत कहते हैं। प वर्ग, प वर्ग यानी प फ ब भ म, इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ओष्ठ को छूती है, इसलिए इसे ओष्ठ्य कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पीछे हम अंतस्थ व्यंजन की बात कहे थे, इसे भी जान लें। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है तथा वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, यानी इसके उच्चारण करते समय हमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, तो इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। अब देखिए इसका वर्णन किस प्रकार किया गया है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा की तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, श, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त का मतलब ही होता है एक दूसरे से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और स मिलकर छ बनता है, त र त्र, ज या ज्ञ, श र स्र। अब देखिए अयोगवाह क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त ध्वनियों का एक अन्य भेद भी है जिसे अयोगवाह कहते हैं। ये तीन हैं: अनुनासिक, अनुस्वार एवं विसर्ग। अब देखिए अनुनासिक क्या है। अनुनासिक वे ध्वनियां हैं जिन्हें बोलते समय हवा मुंह के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, यानी नाक से हवा बाहर निकलती है, उन्हें हम अनुनासिका कहते हैं। संस्कृत में जो स्वर मिले थे वे सभी निर्नुनासिक थे। हिंदी में आकर अनुनासिक ध्वनि भी विकसित हो गई। अब अनुनासिक ध्वनियां निर्नुनासिक ध्वनियों की तुलना में शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे स धन आ, धन स धन अ, तो हो गया सास। अब देखिए स आ धन स धन अ, तो हो गया सांस। भ आ म अ भाग, भ आ ग अ भांग। अनुनासिकता को लिखने के लिए दो चिन्ह बनाए गए हैं, एक बिंदु और दूसरा चंद्र बिंदु। अब आगे देखिए, जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली होता है उन पर चंद्र बिंदु लगाए जाते हैं। शिरोरेखा, सिर का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, और रेखा यानी जिनके ऊपर हम जिसे कैप या टोपी के नाम से जानते हैं वही शिरोरेखा होती है। तो जिनके ऊपर स्थान खाली होता है यानी वहाँ कोई मात्रा नहीं होती है, वहाँ जब हम लगाते हैं तो उस बिंदु को अनुनासिका स्वरों को इस प्रकार लगाते हैं। जैसे गांव, कुआं, हंसना, पूछ, यानी चंद्र बिंदु के माध्यम से लगाते हैं। वहीं जब मात्रा बीच में लगाते हैं इसको हम शब्दांश कहते हैं। सॉरी, शब्दांश नहीं, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। और जब यही मात्रा के माध्यम से लगाते हैं, जैसे चोच, गैस, में, मैं, तो यहाँ हम सिर्फ बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, चंद्र बिंदु का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए अनुस्वार क्या है। अनुस्वार एक आश्रित नासिक व्यंजन है, यानी ये एक दूसरे पर आश्रित होता है। अब हम कैसे जानेंगे किस पर आश्रित है, इसके लिए आगे देखिए। जिनको लिखने के लिए भी चिन्ह बिंदु है, जब यह शब्द के अंत में आते हैं तो म के रूप में, यानी शब्द के अंत में, जिसको शब्दांत कहते हैं। जब ये शब्द के अंत में आते हैं
तो म के रूप में इसका उच्चारण होता है, लेकिन जब ये शब्द के मध्य में आते हैं तो ये उसके वर्गों के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि शब्द के अंत में जैसे स्वयं, अहम, इदम, पुस्तकम, तो ये लास्ट में आया है, अंत में आया है, तो म के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। और वही जब मध्य में आता है तो उसका उच्चारण उस वर्ग के नासिक व्यंजन के रूप में करते हैं। जैसे क वर्ग का नासिक व्यंजन अंगा है, च वर्ग का इया है, ट वर्ग का ड़ है, त वर्ग का न है और प वर्ग का म है। तो आप देखिए आगे, प प्लस अ अनुस्वार, क प्लस अ, ज प्लस अ, तो इसमें जो है जैसे पंकज, क से पहले अनुस्वार आने की वजह से यह उस अक्षर का अनुस्वार हो जा रहा है। जैसे इया यानी पंकज, गंगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर प अ अनुस्वार ज आ, ऐसे पंजा। तो आप देख रहे हैं कि प वर्ग का जो है ज वर्ग का अनुनासिक है च छ ज झ इया यानी इया है, तो इसलिए यहाँ पंजा। फिर आगे देखिए, त वर्ग का अनुनासिका क्या है, न है, तो यहाँ पर पंडित हो जाएगा। फिर थ वर्ग का ऐसे ही है, हाँ, ट वर्ग का देखिए ड़ है तो पंडित हो गया। यहाँ त वर्ग भी लग रहा है और ड वर्ग भी लग रहा है। फिर आगे प वर्ग का पंप, ठीक है। तो ऐसे ही जिस वर्ग के शब्द या जिस वर्ग के अक्षर होते हैं उस वर्ग का अनुनासिक लगता है। आगे देखिए, मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार अनुस्वार को वर्ण से न लिखकर केवल बिंदु से ही लिखना चाहिए। यानी हम उस वर्ग को नहीं लिखते हैं बल्कि हम जो है बिंदु के माध्यम से दर्शाते हैं। अब है अनुस्वार तथा अनुनासिक के बिंदुओं के अंतर को बच्चों को बोलकर सिखाइए। जैसे अनुस्वार नासिक व्यंजन के रूप में बोला जाएगा। फिर अनुनासिक नासिक के स्वर के रूप में, जैसे विसर्ग है, विसर्ग का चिन्ह है, दो बिंदु आप देख रहे हैं, यानी ह। फिर संस्कृत के दो तरह के मतलब इनका प्रयोग संस्कृत में दो तरह से किया जाता है। एक ह की ध्वनि थी, दोनों के उच्चारण भी अलग अलग तरह से होते थे। एक के लिए चिन्ह ह लगाया गया तो दूसरे के लिए विसर्ग। संस्कृत में वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता है यदि हिंदी में आ गए तो उनका लेखन भी अब संस्कृत की तरह विसर्ग लगाकर करते हैं। जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः आदि। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो चुका है, इसे भी ह व्यंजन के रूप में ही उच्चारित किया जाता है, यानी विसर्ग का ह के रूप में ही उच्चारण होता है। अब देखिए आगत स्वर क्या होते हैं। अ, आजकल हिंदी में अंग्रेजी के ऐसे शब्द समाहित हो गए हैं जिनमें अ स्वर आता है, जिनके लिए हिंदी में अ स्वर बनाया गया है। इसी वर्ण से इन शब्दों को लिखना चाहिए, जैसे डॉक्टर, टॉप, कॉलेज, कॉफी आदि। इसी प्रकार क, ख, ग, ज, फ ध्वनि भी फारसी और अरबी भाषाओं से आए हैं। जैसे कुरान, खलीफा, गौलिब, मजहब, ज़रूरत, फन आदि, ऐसे इनका उच्चारण होता है। अब कुछ द्वैत्व व्यंजन भी होते हैं। जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क का दो बार प्रयोग किया है, जैसे पक्का, बच्चा,
सज्जा, पल्ला, तल्ला। इसमें आप देख रहे हैं कि उसी वर्ग का उच्चारण 2 बार किया जा रहा है, तो इन्हें जो है द्वित्व व्यंजन के रूप में जानते हैं। अब जो है मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।